तो उसको जब हम लोग वाटर में डालते हैं क्या देता है, H+ आयन, ठीक है। और अगर कोई बेस है तो उसको जब वाटर में डालते हैं तो क्या देता है, OH- आयन, ठीक है। और क्या हुआ कि आर्हेनियस के बाद दो साइंटिस्ट, नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ठीक है, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। तो ये जो है ये प्रोटॉन कंसेप्ट, इनका दिया हुआ कंसेप्ट क्या था, प्रोटॉन कंसेप्ट। इन्होंने क्या किया कि जो आर्हेनियस साहब जिसको कि H+ आयन बोले थे उसको इन्होंने कह दिया कि ये एक्चुअल में क्या है, प्रोटॉन। नहीं, क्यों है प्रोटॉन, तो देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या बताता है, तुम लोगों को बता चुके हैं कि ये इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन कितना 1, और न्यूट्रॉन कितना 0, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियन जो है ये कितना है 1, ठीक है। तो न्यूक्लियन बराबर क्या होता है, न्यूक्लियन बराबर ये न्यूट्रॉन बराबर होता है A-P। ए कितना है 1 और पी कितना है 1, कितना हो गया 0, इसीलिए हम लोग न्यूट्रॉन कितना बोलते हैं 0। अब देखो कहता है कि हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो ये क्या बन जाता है H+। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, इसका मतलब है कि इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर 0, प्रोटॉन बराबर 1 और न्यूट्रॉन बराबर 0। तीन ही पार्टिकल है ना, सब ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो तो तीन ही तरह का है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी 0 है और न्यूट्रॉन भी 0 है, इसका मतलब है ये क्या है, प्रोटॉन। समझ में आ गया, यानी कि H+ को हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। क्लियर है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या किया कि आर्हेनियस का जो कहा गया था कि एक एसिड जो है वो H+ आयन देता है, उसी चीज को ये अपने लैंग्वेज में क्या कह दिए दोनों आदमी कि अगर कोई एसिड है तो वो प्रोटॉन डोनेट करता है, चीज वही था, उसी का लैंग्वेज बदल गया, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि एसिड डोनेट्स प्रोटॉन, एसिड डोनेट्स प्रोटॉन, ठीक है ना। एसिड जो है वो क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो अगर एसिड डोनेट्स प्रोटॉन तो बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। इस मतलब ये क्या हुआ कि जैसे कि आर्हेनियस साहब ने क्या किया कि वो H+ और OH- के टर्म में एसिड और बेस को डिफाइन किए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, OH- को हटा ही दिया बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये जब रिसर्च कर रहे थे तो उसमें इन्होंने देखा कि NH3 ये जो है ये भी बेस है, ये भी क्या है, बेस है, और अगर NH3 बेस है तो इसमें तो OH है नहीं, ठीक है। तब इन्होंने देखा कि NH3 में एक टेंडेंसी है क्या कि ये H+ आयन लेकर के बना देता है क्या, NH4+, क्योंकि इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्ट कर लेता है तुरंत। तो बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो इन्होंने कहा कि अगर एसिड डोनेट्स प्रोटॉन तो बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है, इस तरह से याद रहेगा। ADP सब लोगों को पता है नहीं, तो एसिड डोनेट्स प्रोटॉन, माँ बाप वो तो सबको याद रहता है, बाप लिखा हुआ है नहीं, याद रहेगा। अगर ये भूल भी जाएगा तो इसको मत भूलना, ठीक है। तो बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो श्योर शॉर्ट है कि एसिड डोनेट्स प्रोटॉन, उल्टा होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया एसिड बेस। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद आया कौन, लुईस कंसेप्ट। तो लुईस साहब का कहना यह हुआ कि एटम जो है, एटम के पास में प्रोटॉन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस में पाया जाता है तो वहां से लेन देन तो हो ही नहीं सकता है, लेन देन जब भी होगा तो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहता है और वो कहाँ रहता है, ऑर्बिट में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना या इलेक्ट्रॉन को इन करना वो पॉसिबल है, और वहां न्यूक्लियस से निकालना बहुत टफ है। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एसिड डोनेट करेगा प्रोटॉन या बेस एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन। तो इसी चीज को उन्होंने पलट दिया। पलट क्या दिया, उन्होंने कहा कि अगर एसिड है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, ये एसिड है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है कि डोनेट्स प्रोटॉन। एसिड जो है वो कहता है कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो प्रोटॉन को अगर डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो कहता है कि एसिड है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, या अगर बेस है
तो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है वो लुईस कंसेप्ट है, ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट है, और H प्लस और OH माइनस का अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, आरएनएस कंसेप्ट है। 3 तरह का कंसेप्ट है, याद रहेगा। लेकिन अभी रिसेंट में कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, लुईस कंसेप्ट। ठीक है ना, तो लुईस कंसेप्ट में देखो उसके अनुसार भी, इस कंसेप्ट के अनुसार भी NH3 हमारा बेस है। कैसे, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर। देखो बेस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके तब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसीलिए कहता है कि बेस इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो बेस का ही अगर याद रखेगा मेमोरी फॉर्मूला तो याद रहेगा, बेड पर बाप। ठीक है, ठीक, इस तरह से याद रहेगा। ठीक है, तो जैसे भी याद आपको रखना है, क्योंकि ये चीज अभी आपको पढ़ाएंगे नहीं, ये यही सब चीज लिखवाएंगे कहाँ, जब आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जब होगा तो वहां पर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बताएंगे ही। तो अब पता नहीं अब मैं पढ़ाऊँ या फिर मैम पढ़ाएं, जो भी है, तो इसलिए मैं बता दिया कि चलो ठीक है, अभी हम लोगों को काम है किससे, बेस से। तो बेस समझ में आ गया, मिटा दें सबको, मेमोरी फॉर्मूला कम से कम लिख लो, मेमोरी फॉर्मूला खाली साइड में लिख लो। हाँ तो क्या और क्या, लुईस फोसेल अलग है, दोनों मिल करके जो है अप्रोच दिए थे। वो जो ऑक्टेट रूल होता है वही था ना, फोसेल लुईस कंसेप्ट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्यों, ऑर्गेनिक में नहीं थी तुम, वहां पर बताए थे कि देखो नाइट्रोजन है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड पेयर। ठीक है, और जो रह गया अकेला लोन, एलोन मतलब एलोन से बना है लोन, एलोन पेयर मतलब पेयर में है लेकिन एलोन है, मतलब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया। बिल्कुल, हम एग्जाम्पल दिए थे कि समाज से जिसको बैकआउट कर दिया है तो वो फैमिली तो है, मतलब उसमें मेंबर तो और सारे हैं, लेकिन ढेर सारे मेंबर होने के बावजूद वो बाकी लोगों से कट ऑफ है, अलग है। ठीक है, उसका बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज है कि इसका किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जरूरी नहीं है। लोन पेयर हम लोग इसलिए डिनोट करते हैं कि जब रिएक्टिविटी की बात आती है तो वहां पे दिमाग में रहता है कि अच्छा यहाँ पे लोन पेयर भी है। ठीक है, जैसे यहीं पे मान लिया सपोज को हम लोन पेयर नहीं दिखाते तो ये रिएक्शन दिखाएंगे कैसे, सीधा लिख देंगे NH3 प्लस H प्लस इज इक्वल टू NH4 प्लस। लेकिन अगर यही चीज लोन पेयर को है, दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव मिला आपस में तो क्या हो गया कि ये बन गया NH4। अब ये जो पॉजिटिव था ये तो इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया, लेकिन जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर चार्ज कौन सा डेवलप हो गया, पॉजिटिव। तो ये चार्ज जो है वो रियल में चार्ज है कहाँ, वो चार्ज यहाँ है, लेकिन हम लोग लिखने वक्त में लिख देते हैं NH4 प्लस इस तरह से। लेकिन ये चार्ज जो है, ये चार्ज रियल में कहाँ है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर चार्ज कौन सा, नेगेटिव। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो खेल सिर्फ देखने को मिलेगा, जिसने दिया पॉजिटिव, जिसने लिया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, बॉन्ड फॉर्मेशन, बस। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ ए बेस, तो यहां पर देखो कहता है द नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन
released in water, released in water by base is called their acidity, ठीक है। या हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ OH group present in a base is called their acidity, ठीक है। तो यहां पर जैसे सपोज करो कोई बेस ले लेते हैं हम लोग, जैसे NaOH, क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो यहां पर नंबर ऑफ OH कितना है, 1, इसीलिए इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, 1। तो जब वहां वैलेंस फैक्टर हमारा 1 निकलेगा तो 1 से डिवाइड कर देंगे, अगर 2 निकलेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। जितना एसिडिटी होगा, एसिडिटी हमारा क्या है, वैलेंस फैक्टर है। जैसे सपोज करो कि CaOH होल 2 क्या हो जाएगा, Ca प्लस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा, Al प्लस 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 3OH माइनस, एक किसी का पता चलेगा तो दूसरे का पता चल जाएगा। हो गया, ठीक है, ठीक है।
क्या होगा? सी। सब लोग सहमत हैं? क्या होगा? ए। ए। तुम लोग सब लोग सी वाले तैयार रहिएगा। रीजन बताएगा ना? कोई नहीं तो उसमें ऑप्शन है ही नहीं, ये दें कोई नहीं, क्या लिख देते हैं, कोई नहीं। कैसे? बेरिलियम कहाँ होता है? ये होता ही नहीं है। देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्या है? H3BO3। समझ में आ गया? ये बेस और ये तो बताइए, इसका तो यही तो एग्जाम्पल लेकर के दिए थे कि जो बेस होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, या बेस होगा तो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। नहीं, इसीलिए ये फॉर्मूला कैसे लिख दिए? ये H की संख्या बताओ कितना है, अब B की संख्या, तो सॉरी H3 ना, बॉडी के ठीक लिखा हुआ है, नहीं ठीक है, फॉर्मूला ही वहां पे करना था। H3BO3 होता है ना बोर्ड। हाँ, बोरिक एसिड इतना दिखता है कि जहाँ पे कटा उटा रहता है वहाँ पे बोरिक एसिड बुलाया जाता है, नहीं देखा है? बोरिक एसिड का पाउडर मिलता है जो कि बहुत सब पे जो है वो दे दिया जाता है ताकि सूख जाता है धीरे धीरे। समझ में आ गया? यानी कि इसको इस तरह से जान करके लिख के दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज करें कि सब में OH ग्रुप है। ठीक है ना? अगर ऐसे लिख करके दे देगा तो लोग तुरंत छांट लेगा, अगर ये तो एसिड है। ठीक है, इसीलिए बोले ये सब चीज़ तुम लोगों को बताते रहते हैं कि ट्रिक की CBSE जो है वो कुछ कुछ करामत करते रहता है हर एग्जाम में, तो इस टाइप से घुमा के दे देगा। ठीक है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो जाएगा? तो H जितना भी चीज में H रहेगा सब एसिड हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज है कि तुम लोग देखो, ये क्या है? एल्केली मेटल है, ये क्या है? मेटल है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड हमेशा क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, और ये हमारा नॉन मेटल है, वैसे भी एसिडिक होगा वो। क्या क्या नहीं पता है? नॉन मेटल है। अब 9th-10th में आप नहीं पढ़े हैं तो इसमें हमारी गलती है, हैं? वही बोलते हैं 9th-10th में जितना बढ़िया से पीरियडिक टेबल बताया जाता है उतना तो हमको लगता है कि 11th में नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा ही तौहीन करता है सरकारी स्कूल का, और सामने में खड़ा इंसान बिहार बोर्ड से, सरकारी स्कूल से, और ट्यूशन भी नहीं पढ़े हैं। बहाना का कोई बहाना नहीं होता है, ये मेरा बहाना नहीं है। ठीक है, ये ट्रुथ है, सिंपल सी बात। मेरे बारे में तुम जानता कौन सी है? तो मेरे बारे में भी बोले कि ये भी पता नहीं है। ठीक है, कब लिख लिए थे?
कोई ऐसा चीज नहीं है जो छूटा हुआ है, इतना ही जान लो। एक्सेप्ट कुछ कुछ ऐसा है जो कि मेरी नज़र में गलत है तो उसको हम छुए नहीं हैं, जैसे नशा, तो वो मेरे बहुत से बहुत बार है नशा में। लेकिन है एक नशा है चाय का, चाय हम पीते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे होता है गुटखा, पान, सिगरेट, दारू, तारी, जो भी है, इन अब देखो ये तो सराउंडिंग में देखते रहते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है। हम लोगों के एरिया में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ये जानता है, उधर उधर जो है ताड़ी का पेड़ बहुत रहता है, ताड़ का पेड़, ताड़ी खाली ताड़ी उतरते रहता है, तो देखने में क्या बुराई है, ठीक है। तो वो सब चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, और शुरू से ही चूंकि हम लोगों को सिखाया गया कि वो चीज़ अच्छा नहीं है तो नहीं है, हो गया। कुछ दिन तक होता है आदमी को कि एक स्टेज आता है जहां तक आदमी को लत लग सकता है, जब वो चीज खत्म हो जाता है, वो पीरियड खत्म हो जाता है, तो अपने लगता है कि वो चीज बुरा है, उसको छूना भी नहीं। चाहे नशा तो है, जैसे मान लें कि जो क्या होता है कि कभी कभी, हालांकि था नहीं हमको, लेकिन इधर से देख रहे हैं कि अगर चाय नहीं पीते हैं तो सर दर्द होने लगता है, ठीक है। पहले हमको नहीं था, पहले ये नहीं था, पहले था कि जब मन होता पीते थे, जब मन होता था नहीं पीते थे, लेकिन इधर से देख रहे हैं। क्या हाँ, नहीं तो एक चीज है, देखो वैसे भी कहता है कि जो इंटर लेवल नहीं, 10th लेवल तक चाय नहीं ही पीना चाहिए, और उसके बाद इंटर से पीना ही चाहिए, क्योंकि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि हमको पता है कि मेरे घर पे इस चीज़ का बहुत रिस्ट्रिक्शन था। जैसे कि होता था कि मेरे घर में रेडियो तक छूने का अलाउ नहीं था, उसमें तो मोबाइल वोबाइल था ही नहीं, तो पिताजी का पूरा रिस्ट्रिक्शन रहता था कि रेडियो भी नहीं छूना है, रेडियो भी नहीं छूते थे, वो जब चले जाते थे स्कूल तब छूते थे, ठीक है। तो इतना रिस्ट्रिक्शन था, चाय तो बिल्कुल नहीं पीना है। लेकिन जब मैं निकला गांव से बाहर इंटर में, तो सीएम साइंस दरभंगा से मैं था, दरभंगा आर्यभट्ट हॉस्टल का प्रोडक्ट रहा चुका वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से थे, तो क्या कहते हैं, जब पहली बार घर गए तो मम्मी आई चाय देने के लिए पिताजी को, तो पिताजी बोले कि जो इसको भी दे दो। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि पिताजी खुद बोल रहे हैं कि चाय, मम्मी भी एकदम आश्चर्य से, चाय पिएगा? हाँ आप पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लगेगी तो चाय तो पीना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद से लेकिन अपना लिहाज करते थे कि पिताजी जहाँ पीते थे वहाँ नहीं पीते थे, साइड में पीते नहीं, लेकिन पीते उसी समय से पीना शुरू स्टार्ट कर। अब हर समय तुम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। हाँ चलिए ठीक है, देखिए ये हो गया क्या, एसिडिटी ऑफ ए बेस। अब क्या है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है। तो जैसे देखो उसमें क्या बताया कि अगर किसी बेस को हम लोग वाटर में डालते हैं तो जितना OH माइनस आयन रिलीज होता है वही नंबर क्या कहलाता है, एसिडिटी। सेम थिंग यहाँ पे हो जाएगा क्या, अगर किसी एसिड को हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो जितना H+ आयन रिलीज करेगा वही क्या कहलाएगा, एसिडिटी। तो नॉर्मल वे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी एसिड में जितना नंबर ऑफ H एटम प्रेजेंट होगा उसी को हम उसका क्या कह देंगे, बेसिसिटी। यहाँ पर लेकिन है क्या कि एसिडिटी में आपका कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन बेसिसिटी में एक्सेप्शन है, उसको याद रखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, लिखेंगे द नंबर ऑफ H+ आयन released when an acid is dissolved in water
dissolve in water is called basicity of an acid. Basicity of an acid. Basicity of an acid. ठीक है, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ H atom present in an acid is called their basicity. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे छोटा सा कोई ले लो, सपोज करो कि HCl है और इसको वाटर में डाल दो तो ये टूटेगा H प्लस, और तो यहाँ पर बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा क्योंकि एक H प्लस आयन रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि जैसे सपोज करो कि H2SO4 है, इसका बेसिसिटी कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ H एटम प्रेजेंट इन एन एसिड इज कॉल्ड देयर बेसिसिटी। 2 ठो हाइड्रोजन है, अगर ऊपर वाले मेथड से करोगे तो इसको वाटर में जैसे डालोगे तो ये टूट जाएगा, तो पर भी यहाँ पे क्या हो गया, बेसिसिटी। H3PO4 है तो देख करके कह देंगे कि इसका बेसिसिटी कितना, 3, नहीं अगर वाटर में डालेंगे तो 3H प्लस PO4 3 माइनस, तो भी बेसिसिटी कितना, लिखो ठीक है, ओके लिख लिए सब लोग। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, कहता है कि द नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। कहता है कि अगर किसी एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो जितना H प्लस आयन निकलता है वही उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी। दूसरा डेफिनेशन कहता है कि नंबर ऑफ H एटम प्रेजेंट इन एन एसिड इज कॉल्ड देयर बेसिसिटी। कहता है कि इस आधार पे आप ये भी कह सकते हो कि किसी एसिड में जितना नंबर ऑफ H एटम प्रेजेंट होता है वही उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी। लेकिन है क्या कि इसमें एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इसीलिए हम लिख देते हैं हाई अलर्ट। ठीक है, कौन कौन, जैसे देखो H3PO3 तो इसमें बेसिसिटी होता है कितना, 2,
बेसिसिटी 2, ठीक है, क्या होना चाहिए कितना 3, लेकिन होता कितना है 2। H3PO2 इसका कितना होता है 1, बताए थे अभी कुछ देर पहले। H3BO3 इसका कितना 1। CH3COOH इसमें ढेर सारा हाइड्रोजन है लेकिन बेसिसिटी 1, तो इसको आप याद रखिएगा। हाँ इतना ही है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें खास करके ये काफी इंपॉर्टेंट है H3BO3। ये वाला देखो, एक तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन में भी कभी कभी रीजन होता है। इसमें क्या होता है कि चूंकि बेसिसिटी 2 है, इसमें 2 प्रोटिक हाइड्रोजन पाए जाते हैं, यानी कि 2 OH बॉन्ड होता है। इसको जब वाटर में डालते हैं तो सिर्फ OH बॉन्ड टूटता है और जो डायरेक्ट P से जुड़ा होता है वो नहीं टूटता है। तो जितना H+ आयन रिलीज होगा बेसिसिटी उतना ही होगा, ठीक है। समझ आ गया? ओके ओके, हाईलाइट को कैसे मिटा सकते हैं बताओ? हैं? ठीक है, देखो जैसे क्या लिखा हुआ है H3PO3, तो इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये ऐसे रहता है P, ठीक है, कितना हो गया H3PO3, ठीक है। अब यहां पर देखो ये OH बॉन्ड है, सब चीज अभी ये सीख लेगा तो कैसे काम चलेगा हैं। केमिकल बॉन्डिंग उसमें ये बताया जाता है कि इसमें क्या होता है कि जब किसी एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन को दिमाग से थोड़ी देर के लिए बाहर कर देते हैं, ठीक है, बाहर कर दिए। अब उसके बाद जो बाकी एलिमेंट बचता है उसमें हम लोग देखते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन और फास्फोरस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फास्फोरस, ऑब्वियसली उसी को सेंट्रल एटम बनाते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी भी कंपाउंड में देखो CO2, वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेंट्रल एटम बनेगा, ठीक है। H2SO4 सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर बनेगा, ठीक है। तो ये नियम है। तो यहां पर जो है ये P को हम बना दिया क्या सेंट्रल एटम, और यहां पर देखिए 2 OH बॉन्ड है, जितना बेसिसिटी उतना OH बॉन्ड, और जब वाटर में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। वो क्या करेगा, वो खींच लेता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अपने तरफ खींच लेता है। हाइड्रोजन क्या हो गया, विदाउट इलेक्ट्रॉन, और विदाउट इलेक्ट्रॉन जब होगा तो क्या बताए थे अभी, विदाउट इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं H+, और H+ को क्या बोलते हैं प्रोटॉन। इसीलिए इस दोनों हाइड्रोजन को बोला जाता है प्रोटिक हाइड्रोजन, प्रोटिक हाइड्रोजन। तो एक इस एसिड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला चीज इसका बेसिसिटी कितना होगा, दूसरा इसमें नंबर ऑफ OH बॉन्ड कितने होंगे, तीसरा इसमें नंबर ऑफ प्रोटिक हाइड्रोजन कितना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर 2.1,
ऑक्सीजन का होता है 3.5। क्या ऑक्सीजन खींचा ना पावर से, हाइड्रोजन कैसे खींच लेगा? हाइड्रोजन का 2.1 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और ऑक्सीजन का 3.5। इसका पावर इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा ना है, वो ज्यादा पावर खींचेगा। फ्लोरीन का 4.0 होता है, फ्लोरीन का और पावरफुल होता है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड याद है तुम लोगों को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ोगे कहां से? ये पढ़ा होगा नीतीश, झूठ बात बोलो। क्या होता है? क्या नहीं पढ़ा है? हम तो इसीलिए गाना बना है, सजन रे झूठ मत बोलो। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो है लिखा हुआ, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और मैक्सिमम टीचर यही लिखवाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टीचर यही लिखवाते हैं। और यहाँ पे बताते हैं 4.0, ये कितना 3.5, यहाँ पर 3.0 और यहाँ भी 3.0, ठीक है। और लिखाते भी इसलिए हैं क्योंकि उनको जो है मेमोरी फॉर्मूला देने में ठीक रहता है। फोन कॉल देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फोन कॉल, लेकिन वो गलत है। लेकिन गलत होने के बावजूद भी इसको आपको सही करके आना है। जब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और वहां पर लिखा रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इज करेक्ट, तो यही लिखना है, क्योंकि हम इसमें क्या लिख दिए हैं, एनसीईआरटी, दैट इज बाइबल एंड कुरान, गीता, रामायण, जो कहिए, ठीक है, मतलब वो जो बोल दिया सही है। और एक चीज बता देते हैं, ये गलत भी नहीं है, ठीक है ना, गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये वैल्यू जो दिया गया है ये राउंड ऑफ करके दिया गया है, राउंड ऑफ करके, राउंडिंग ऑफ तुम लोग सिखाए थे, तो राउंड ऑफ करके दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जरूरी है। क्यों जरूरी है, सो देखो बताते हैं अभी। इसलिए बोलते हैं कि वो गलत हो जाता है वहां पर जाकर के। तो आपको करना क्या है कि दोनों चीज याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं वो और जो ये दिया है, इसको याद रखना है बस उतना देर के लिए। कितना देर के लिए? सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल के लिए, ठीक है ना। और जो मैं बताऊंगा उसको पूरे केमिस्ट्री में यूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि उसी के आधार पर तुमको जो है बनेगा। जैसे देखो क्वेश्चन पूछ देगा कि NH3 और NCl3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक है। अभी डायपोल मोमेंट तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्केलर वेक्टर जरूर पढ़ा होगा, पढ़े हो ना। तो डायपोल मोमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टोरियल मेथड से हम लोग निकालते हैं इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है वो पोलर होता है, क्योंकि उसमें पोलरिटी होगी। जैसे देखो यहाँ पे ये किधर जाएगा, इसका डायरेक्शन बता रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट का साइन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? श्योर शॉर्ट है कि नाइट्रोजन, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, उसके बाद ही कोई एलिमेंट आता है। तो नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तीनों का रिजल्टेंट क्या हुआ? देखो जिनको जो पूछना है पूछ लो, पूछो। आदिल अभी नहीं समझ में आएगा, अभी क्या बोलेंगे कि जो उतना समझ में नहीं आएगा, आएगा जब केमिकल बॉन्डिंग वो ऑर्गेनिक वाले में चलेगा तो वहाँ डायपोल मोमेंट बताएंगे, लेकिन अभी भी हम पूरा समझा दें। कौन नहीं, अभी तो जरूरी है। जैसे अभी देखो स्ट्रक्चर की बात आ गई तो कौन खींच रहा है, कैसे समझोगे, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। कहाँ यूज आ रहा है उसमें, और जितना आ रहा है उतना तुमको वैसे भी समझ में आ जाएगा। देखो देखो जैसे यहाँ पर ये समझ में, देखो इतना जान लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब लोगों को समझ में आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब लोगों को समझ में आता है,
इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड वो जरूरी है क्योंकि कौन खींचेगा कौन छोड़ेगा, ठीक है ना, उसी के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड लिखवाए हैं। तो यहां पर बताते हैं कि शुरू का 4 एलिमेंट यही है, ठीक है, शुरू का 4 एलिमेंट यही है, सबसे ज्यादा इसी चारों का होता है। तो ये पांचवा जब आएगा तो क्या होगा, ये चौथा खींच लेगा, इतना तो कम से कम समझ में आ रहा है। तो ये खींच रहा है, ठीक है, ये खींच लिया, और जब खींचेगा तो वेक्टर आप पढ़े हैं तो इतना श्योर है कि सबका डायरेक्शन इधर है, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा ना, इधर जाएगा। तो इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर, मतलब इसमें पोलरिटी दिख रहा है हमको। पोलरिटी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, मतलब एक डायरेक्शन में मूवमेंट। जैसे पॉजिटिव पोल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उधर से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया गया, और नेगेटिव पोल है मतलब उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया। इतना तो सब लोगों को समझ में आता है। जैसे मान लिया कि जी HCl, ये तो तुम लोग 7वां 8वां से पढ़ते आए हो। अब यहाँ पे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा डेवलप होगा, और यहाँ पर चार्ज कौन सा डेवलप होगा, यही तो कहलाता है पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। समझ में आ गया, पोल समझ में आ गया सब लोगों को। तो यहां पर कहता है कि इसमें देखो क्या देख रहे हो कि जिधर से खींच रहा है उधर इधर की तरफ जा रहा है नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पोल मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इधर से जा रहा है तो हमको पोल दिख रहा है, मतलब क्या कि इसमें डायपोल मोमेंट है। जिसमें डायपोल मोमेंट नहीं होगा मतलब उसमें पोलरिटी नहीं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या होगा सो हम बताते हैं। अब देखो पहले इसको समझो। अब नाइट्रोजन यहां पर ये डायरेक्शन हमको दिख गया ना। अब हमको बताओ कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में कौन खींचेगा, काहे खींचेगा, वहां पर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां बैठ करके खाली देखो कि अब कब तक खींचेगा, ये 1200-1300 साल में खींचेगा कि नहीं खींचेगा, काहे कि तुम पढ़ के तो हुआ आया है। समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम वहां फंस जाएगा। आखिर खींचेगा कौन, क्योंकि हमको तो सिखाया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है। क्वेश्चन पूछ देता है कि NH3 और NCl3 में डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। इसीलिए देखो, अब दूसरा जो बताया कि जो ओरिजिनल में होता है, जो मतलब फॉर्नेटर का बुक देखोगे तो उसमें ये ट्रेंड दिया रहता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। यहां पर 4.0, 3.5, 3.16, 3.04, 2.95, 2.85, 2.65, 2.59, 2.11, सॉरी 19 और 2.1। ठीक है, तो इसमें बार बार बोलते हैं कि इस चारों पर फोकस रखना है। बाकी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो डिफरेंट बुक में हो सकता है थोड़ा थोड़ा वेरी कर जाता है, ठीक है ना। ये चारों वैल्यू एकदम याद रखना है। तो क्या हो गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, तब क्या हो गया, नाइट्रोजन। अब हमारा क्लियर है कंसेप्ट। कौन खींचेगा, अब इसका किधर होगा डायरेक्शन, नीचे की ओर। अब बताओ किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, NH3 का, क्योंकि इसका दोनों डायरेक्शन किधर है, ऊपर, तो खींचेगा इधर पावर से। और इसमें क्या होगा कि या अगर इसका ज्यादा होगा तो ऊपर भी क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ अपोज करेगा। अगर इसका ज्यादा होगा तो कुछ ना कुछ इधर अपोज करेगा। इसलिए डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा कि डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज मोर देन डायपोल मोमेंट ऑफ NCl3। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके आधार पर हम लोग पता करते हैं कि कौन पोलर होगा और कौन नॉन पोलर होगा। समझ में, डायपोल मोमेंट जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू देख रहे हो ना, म्यू, ये क्या है, ये डायपोल मोमेंट है। ये सब लिखना मत, अभी झूठ मूठ का दिक्कत करेगी बाद में कॉपी देखोगे तो, ठीक है। अभी खाली समझा रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। तो इसमें जो है ये बताया कि क्लोरीन वाला क्यों याद रखना जरूरी है, उसके लिए समझाए कि अगर आप ऊपर वाला याद रखोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन खींच रहा है कौन छोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला ट्रेंड जो है ये याद रखोगे तो इसका मेमोरी फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, इतना लंबा चौड़ा मेमोरी फॉर्मूला,
अब फोन कॉल तो है नहीं, आजकल देखते हो सिस ब्रो का ट्रेंड चल रहा है, नहीं ओगलन ब्रो, कैसा ब्रो है? ऐसा ब्रो है जो पढ़ता है किसमें, आईएससी में, और क्या पढ़ता है, पीएच वैल्यू, समझ में आएगा? ओगलन ब्रो आईएससी पीएच, याद रहेगा, ये लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। हालांकि इसका फिर रिपीट होगा, जब वहां पढ़ाएंगे तो फिर पूछेंगे कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड बता चुके हैं तुम लोगों को, वो लिख लो, ये लिखोगे तो लिख सकते हो क्योंकि सब काम का ही चीज़ है, नहीं भी लिखोगे तो नीचे वाला चलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, नेगेटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब निकालने के लिए बोला ना कि प्रेडिक्टेबल, ठीक है, या ये क्या कहते हैं, प्रेडिक्टेबल ही मेनली, उसमें जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ोगे, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे, तब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का दो स्केल होता है, एक मोलिकन स्केल, एक पॉलिंग स्केल, ठीक है, उस स्केल से हम लोग निकालते हैं। IE plus electron affinity by 2, that is Mulliken scale. IE plus EA by 5.6, that is Pauling scale. क्या हुआ, कुछ तो हुआ, क्या बात हो रही थी, याद कर लो, अभी याद करोगे भूल जाओगे। जो चीज जहां बताने का होगा वो वहां पे मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब बाकी हमेशा बोलते रहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सब चीज़ सर बता रहे हैं। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो खुद से कि नहीं, काहे नहीं पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी सब लोग चप्पा चप्पा एकदम जो है उसको शुरू से पढ़ा करो, ठीक है ना। जो चैप्टर चल रहा है उसको भी, और जैसे मान लीजिए पीरियडिक क्लासिफिकेशन है तो ये तो ऐसा चीज़ है, इनऑर्गेनिक है, अब मान लीजिए शुरू होगा लेट है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन तो वैसे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं, तो आपको जो है पढ़ने में मन लगेगा, तो मन लगेगा तो उसको पढ़िए, फर्स्ट वॉल्यूम में है। हाँ, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो पढ़ा ही रहे हैं, हम पढ़ा ही चुके हैं। क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैम पढ़ा रही हैं, हो गया।
ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग उसमें हम स्टार्ट कर ही देंगे। अब पेरियोडिक क्लासिफिकेशन तुम लोग अपने से तत्काल पढ़ोगे, मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि देखो टीचर इज ऑलवेज ए गाइड, हमेशा बोलते हैं। याद होगा तुम लोगों को, एक बड़ा बढ़िया ही बोला कि शायरी शायरी बोलते हैं, शायरी तो हम बोलते ही हैं, लेकिन वक्त में वक्त बोलते हैं नहीं। जैसे शुरुआत में ही बताए थे, यूं ही गिरते नहीं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। साख मतलब क्या होता है? डाली, ब्रांच भी जिसको बोलते हैं। कर्म यहाँ पे सपोज करो क्या है? दैट इज ट्री। तो कहता है कि यूं ही गिरते नहीं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप टीचर पे डिपेंडेंट कभी मत होइए, क्योंकि टीचर पे डिपेंडेंट हो गया मतलब है कि तुम सब दिन टीचर पे डिपेंडेंट रहोगे। बहुत लोग, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में 3 टीचर, फिजिक्स में 2 टीचर बदला, तीसरे टीचर के पास गए, जो मतलब मेरे जिंदगी का काया पलट वहीं से हुआ। कहीं कहीं पे देखो होता है क्या कि मेरी जिंदगी में कहीं कहीं कुछ कुछ मोड़ आया है, ठीक है ना, जो कभी कभी तुम लोगों से भी ऐसे ही शेयर करते रहते हैं ताकि तुम लोगों में भी इस टाइप का हो। तो जब तीसरी बार गए उस सर के पास, इंजीनियर CK वर्मा, वो पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाते थे, मतलब कि जॉब में थे, और चूंकि उनका पटना में जॉब लगा था तो एक्स्ट्रा टाइम में अपना सुबह शाम पढ़ा लेते थे। तो उनके पास बड़ा गए एकदम दयनीय स्थिति में, सर फिजिक्स उनको कुछ नहीं आता है। 2 टीचर से पढ़ चुके हैं, और उसमें से 2 टीचर जिससे पढ़े थे उसमें एक थे रुड़कियन, उसमें मैं IIT रुड़की अलग होता था, IIC ISM धनबाद सब अलग अलग होता था। तो हम बोले कि जो सर राजेश सर के यहाँ से पढ़ के आए, तो राजेश रुड़कियन जो है, हम बोले कि यस सर। वहाँ भी तुम पढ़ लिया? हम बोले कि यस सर। और एक टीचर से पढ़े थे, उनका भी नाम बताया। तो वो हिंदी बहुत कम बोलते थे, ठीक है ना, वो पूरा लोकल लैंग्वेज बोलते थे। तो सीधे क्या बोलते हैं कि तब तू ना सीखबे, जो ना सीखबे तू। अब सोच लो कि कोई आदमी बड़ा एकदम गया है कि सीखने के लिए, और वहां पर टीचर कहता है कि तू ना सीखबे जो, कैसा लगता होगा? बड़ा हमको लगा कि क्या बोल रहे हैं। बोले कि जी सर का है ना, थोड़ा जब वो ना सिखा पहलो, वो ना सिखा पहलो, तो हम कुछ ही सिखा दे। बोले सर कुछ तो होगा, आप जो बोलिएगा सर हम करेंगे, लेकिन तो बोले कि जो वो सब ना काले हेलो जी को कुछ ही करेगी है। बोले कि ना सर को नहीं बोला। बोला ठीक, तुम आज से 5 क्वेश्चन, हम हिंदी में बोल रहे हैं, तुम आज से 5 क्वेश्चन पर डे हमको बना करके लेते हैं। बोले बाप रे सर, ये क्वेश्चन तो हिलता नहीं है, 5 क्वेश्चन कहां से बना के लाएंगे हम? तो बोले कि तुमको सिर्फ काम क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक उठाना और 5 क्वेश्चन छाप के सिर्फ लेकर के तुम चलाना। सर छाप के? हाँ, मतलब उसको पढ़ना, जितने समझ में तुमको आएगा उतना ही, लेकिन 5 क्वेश्चन तुम छाप करके, ठीक है? हम बोले ठीक है सर। हम बोले कि तो बहुत आसान काम दे दिए हैं, 5 क्वेश्चन छापना है। तो क्या होता था कि जो, लेकिन बोले थे कि थोड़ा पढ़ भी लेना, उसमें उसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है वो देख लेना उसको। तो उसको पढ़ते थे उसको। जब हमको लगता है कि 1 महीना हमसे वो बनवाए होंगे, ठीक है, 1 महीना जब बनवाए तो मेरे अंदर में कुछ कुछ जो है वो होने लगा था, ठीक है ना, फिजिक्स के प्रति। हाँ, ऐसे भी हमको याद था कि एक बार कोचिंग में, उससे पहले नहीं बोले कि जो एक टीचर के पास गए थे, तो टीचर तो मर गए, लेकिन उनका बुक अब मिलता भी नहीं है, JP शाह करके थे। तो वो आए थे ना, तो सीधे सबसे पहले क्लास में आए तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहे थे। तो वो ऐसी करके बोलते हैं कुछ कुछ होता है, ठीक है। और उस समय मैं मोनोटॉकिस में लगा हुआ था, कुछ कुछ होता है। अब लड़का सब, स्वाभाविक बात है, लड़का सब शर्मा गया, कहते हैं नहीं सर, ठीक है। फिर दूसरे को जाके कहते हैं कि तेरे कुछ कुछ होता है, तो सब मतलब, तो उसमें एक स्टूडेंट जो था वो था सर, नहीं होता है कि जब 2-3 कहा नहीं सर, तो सोचा दिमाग में, अब जो भी है, या तो इरिटेट हो गया या जो भी हुआ, तो कहता है कि हाँ सर होता है, ठीक है। तो कहते हैं क्या है, बस 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 यही तो सिर्फ फिजिक्स सीखेगा, ये सब ना सीखेगा।
क्योंकि फिजिक्स के लिए सबसे पहला चीज क्या है, कुछ कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। हम चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, हम धस क्यों नहीं गए, इस पे बैठे हुए हैं तो हम धस क्यों नहीं गए, हम ऊपर काहे नहीं उड़ गए, मतलब कुछ न कुछ कहता है, कुछ कुछ होना चाहिए, तब फिजिक्स आप सीखोगे, ठीक है। तो ये जो सर बताया और हमको जब बोले कि कुछ कुछ फीलिंग आने लगा कि अरे इस क्वेश्चन में ऐसे बनाया गया था, इस क्वेश्चन में ऐसे बनाया गया था, इसको ऐसे कर सकते, मतलब कुछ कुछ आने लगा, फील होना शुरू हो गया। उसके बाद 1 महीने के बाद बोले कि जो कुछ चेंजिंग तुमको लग रहा है, सर थोड़ा मन लग गया है बनाने में, अब 5 क्वेश्चन बनाते हैं सर, थोड़ा बढ़ा दें, बोले ठीक है 10 क्वेश्चन, ठीक है। इधर पढ़ा भी रहे थे और 10 क्वेश्चन का टारगेट वो, मतलब क्या बताएं, मतलब कि जो इतना इंटरेस्ट जग गया, इतना इंटरेस्ट जग गया फिजिक्स में कि हम केमिस्ट्री के ही टीचर नहीं हैं, तुमको मेरे वाले बोलेंगे नहीं पता, हम बायो भी पढ़ाते हैं और इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ये नहीं कि हम कहीं एक जगह पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट में बायो भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और ये भी पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए बोले कि जो अभी नहीं, दूसरी बात तुम सर बोला ना, 250 मेरी कविताएं जो है, मतलब है फेसबुक पे, कभी खोलना फेसबुक पे देखना, जिसमें बहुत कुछ प्रकाशित है, ठीक है। गाना लगभग 101 लिखे हुए हैं, 101 की, अब तो हमको लगता है 125, जिसमें कि बहुत गाना जो है मेरा कोई दूसरा कोई गाए हुए हैं, ठीक है, और पढ़ाते भी हैं, ठीक है। इसलिए बोले कि और बहुत कुछ है, छोड़ो। क्या नहीं मिलता है, चैनल, मेरा नाम ही है चैनल, किशोर कुमार अमर जी, अमर जी, ठीक है। यही मेरा चैनल, यही मेरा फेसबुक, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन वही है, लेकिन मेरा बस यही होता है कि जिस समय हम जो काम करते हैं मेरा 100% फोकस वही होता है। जैसे अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, बिल्कुल अभी क्या पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ और फिजिकल, मतलब हमको अब बाकी कुछ नहीं आता है। जब ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक, मतलब बाकी हमको कुछ नहीं आता है। मेरा अपना ये प्रिंसिपल है, इस हिसाब से, ठीक है। बाद में अपना बाद में देखना, पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, H3PO3। अब देखो इसी तरह से जैसे कह दिया H3PO2। अब देखो कि जिसको ये समझ में आ गया होगा कि H3PO3 का कैसे स्ट्रक्चर बनाए थे, बना लेगा, कैसे बनाएगा, P कितना, OH बॉन्ड कितना, देखो उसमें कितना लिखा हुआ, बेसिसिटी 1, तो 1 लिखा हुआ है, तो एक H+ आयन रिलीज होगा, एक H+ आयन रिलीज होगा तो एक ही प्रोटीन हाइड्रोजन होगा ना, समझ में आया। इसलिए ये चीज है, ठीक है। अब देखो H3BO3 है, H3BO3 थोड़ा सा हटके है, इससे हटके है। उसका कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे H3BO3 है, उसको हम क्या लिखे थे, याद है ना, BOH लिखे थे। ये जो है बहुत सातिर दिमाग का है, ठीक है। सातिर दिमाग का इन द सेंस ये कि इसको जब वाटर में डालते हैं, तो और सब एसिड में क्या होता है कि ये H+ आयन दे रहा है, H+ आयन ये भी देता है, लेकिन ये अपना नहीं देता है, ये वाटर का निकाल लेता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करता है, जैसे देखो ये क्या हो गया, H+ और ये OH-, तो OH- आयन ये गेन कर लेता है। तो क्या बताएं, देखो अगर दिमाग लगाओगे तो ये भी सही है, यहां से भी बेसिसिटी निकल जाएगा, क्या कि अगर कोई एसिड है तो या तो H+ आयन देगा या OH- आयन लेगा, ले रहा है ना, और निकला क्या है H+ आयन एक, तो ये बना देगा क्या, ये बना देता है BOH-, ये जो है OH का होल 4 माइनस, है ना, माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, अब प्लस क्या बन गया, H+। तो अब यहां से अगर देखोगे तो पर भी आपको बेसिसिटी कितना 1, और यहां से देखोगे तो पर भी बेसिसिटी कितना, समझ में आ गया। ये चीज है कि मतलब कि ये भी एक H+ आयन देता है, लेकिन अपना नहीं दे करके किसका देता है, वाटर का, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि H3BO3 इज मोनोबेसिक एसिड, टर्म आप समझ में आ रहा है, मोनोबेसिक, मोनो मतलब सिंगल, बेसिक मतलब बेसिसिटी 1, मोनोबेसिक एसिड जिसका बेसिसिटी 1, डाइबेसिक एसिड जिसका बेसिसिटी 2, ट्राइबेसिक एसिड जिसका बेसिसिटी, लिख लीजिए,
अब किसका रीजन बच गया? CH3COOH का ना, तो उसमें कुछ नहीं है, उसको वाटर में डालोगे तो बस एक देता है वो, क्योंकि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड इज वीक एसिड, इसीलिए क्या होता है कि जब इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो क्या होता है कि ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इसका सारा का सारा H नहीं निकलता है, मात्र एक ठो H+ आयन निकलता है। इसी के लिए इसका बेसिसिटी कितना? 1। ठीक है, रहने दीजिए, टाइम ही दुश्मन है। हाँ, तुम देखो, तो इसमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में जैसे ये चल रहा है, तुम खाली याद दिला देना कि सर इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा सा, ठीक है, जब हम लिख देते हैं तो फिर अब जो टॉपिक है उसको पहले करते हैं। किसमें? इसमें हाँ, इक्विवेलेंट वेट के बाद स्टोइचियोमेट्री बचा। हाँ, ठीक है। क्या अभी इक्विवेलेंट वेट ही चलेगा इसका? जैसे कि अभी देखो बेसिसिटी बता दिए, अब अगला दिन में क्या होगा कि बैलेंस फैक्टर अब सब हो गया। अभी बैलेंस फैक्टर में कुछ जो बच गया, वो कौन सा बच गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो वो जब वो चैप्टर पढ़ोगे तभी रिडक्शन, उसमें अभी लेट है। तो ये इसमें जितना पढ़ाए हैं उस बैलेंस फैक्टर के आधार पर इक्विवेलेंट वेट बना लेंगे, और तब हम लोग घुस जाएंगे किसमें? स्टोइचियोमेट्री में। स्टोइचियोमेट्री होने के बाद रेडॉक्स रिएक्शन सेकंड पार्ट से, फर्स्ट पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में है वो, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन जब हो जाएगा खत्म, ठीक है, तो उस समय में कुछ इक्विवेलेंट वेट पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसका है पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या क्या बोलो? छूटा हुआ नहीं है, ये सब पढ़ाता ही नहीं है टीचर लोग, ठीक है, सीधा मोल कंसेप्ट बताता है, मोल कंसेप्ट बता दिया, फिर आगे बढ़ गया। हाँ, मोल कंसेप्ट खत्म हो गया, तो ले लेना लेक्चर तो यहाँ पर, इसलिए तो ये तो बेनिफिट है, लेक्चर पूरा का पूरा यहाँ पे है। और बाद बाकी जैसे संडे को कौन था, कोई इसको था प्रॉब्लम तो पूछ लिया, इस तरह से जहाँ पर दिक्कत होगी पूछ लेना। देखो एक चीज बताते हैं, अब चूंकि इतना पीछे है तो उसको क्या करोगे, खुद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ से जो है क्या कहते हैं PDF, वो क्या कहते हैं, हाँ मतलब लेक्चर जो है वहाँ से ले लो पेन ड्राइव में, ठीक है, और उसको पर डे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसको देखा करो उसको, और देख करके उसको लिखो। अभी 2 ही चैप्टर है, एक चैप्टर तो हम पढ़ा रहे हैं, एक चैप्टर मैम पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम पढ़ाते हैं पूरा भर के, इसलिए करके पूरा डीप में पढ़ाते हैं। ये सब तो रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन ना, रिडॉक्स में कहाँ पढ़ाएगा? तो वही तो बोले कि जो कुछ पोर्शन छोड़ दिए हैं, इनफैक्ट बोले ना अभी कि जो कुछ पोर्शन रिडॉक्स जब पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे। नहीं, रिडॉक्स